नाजरीन आदाब, सियासत टीवी के रास नशरियात में आपका इस्तकबाल है। आलमी, कौमी, इलाकाई ताज़ा खबरों और नए मौज़ूआत के साथ मैं सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह और मेरे हमरा सीनियर सहाफ़ी सज्जादुल हसनैन आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर है। नाजरीन, फिर हम वहीं से शुरुआत करते हैं। मदीना में जो कल पेश आया था अफसोसनाक वाक़या, जिसमें 45 लोगों के जाँ बहक होने की इत्तलात मौसूल हो रही है, और उसके बाद से मुसलसिल कल दिन भर उसी पस मंज़र में उसी खबर के अतराफ़ व अकनाफ में जो इत्तलात है वो मौसूल होते रही और हम अपने नाजरीन को बताते रहे। नाजरीन, बता दें कि ये इस अफसोसनाक सानहे में एक ही घर के 18 लोग जो है वो जाँ बहक हुए हैं और बहुत सारी चीज़ें निकल कर सामने आई हैं। तो इसी से हम आज की शुरुआत करते हैं। जी सज्जाद साहब। जी बिल्कुल, देखिए इस हादसे से हैदराबाद गुज़श्ता एक दिन से हम देख रहे हैं कि सदमे में है। माहौल एकदम सुगवार हो गया था पूरे शहर का, ख़ास तौर पे उन इलाकों में जहाँ के लोग जो है इस हादसे में जाँ बहक हुए हैं। उन इलाकों में हमने जो है एक तरह का जो है हम ये कह सकते हैं कि गम का माहौल वहाँ पे देखा। और हम देख रहे थे कि किस तरह से जो है लोग उन लोगों के रिश्तेदारों के पास जिनकी जो है इस हादसे में मौत हुई है जाके पुरसा दे रहे थे, और कैसा जो है सदमा अंगेज़ माहौल था, किस तरह के दिल दहला देने वाले जो है मनाजिर भी देखे गए। रिश्तेदार जो है दारोक़दार रोते नज़र आए थे। अब देखिए यहाँ इस सिलसिले में जो है नाशों के हसूल या फिर जो है उनकी तदफीन के अमल को जो है अंजाम देने के सिलसिले में फ़ौरी तौर पे जो है हैदराबाद से एक टीम गई है। जो अक़लियत उमूर के वज़ीर हैं मोहम्मद अज़हरुद्दीन और जो है एमएलए हैं नामपल्ली के, दोनों फ़िलहाल इमीडिएटली उनको कल ही रवाना कर दिया गया था। वो मदीना आज पहुंच चुके हैं। वो मदीना में क़याम किए हुए हैं। वहाँ जो है कौंसलेट से जिद्दा के कौंसलेट के अफसरान भी वहाँ पहुँच चुके हैं। उनसे वो हिंदुस्तानी कौंसलेट उनसे राब्ते में हैं और हिंदुस्तानी सिफारतकार भी वहाँ पहुँच रहे हैं। और देखिए यहाँ हुकूमत ने एक ऐलान ये भी किया था कि जिनकी जो है इस हादसे में जो है मौत हुई है, उनके हर शख्स के घर से 2 लोगों को वहाँ पे ले जाया जाएगा ताकि वो तदफीन के, देखिए तदफीन के लिए तो ये फ़ैसला हो गया है कि जितने भी लोग जाँ बहक हुए हैं मदीना के जो है सरहदों में जिनकी मौत हुई है इस हादसे में, उन सारे लोगों की तदफीन वहीं होगी, मदीना में होगी। अब देखिए जन्नतुल बक्की में होगी या फिर जो है ये अभी डिसाइड करेगी टीम, लेकिन तदफीन वहीं इस मुक़द्दस शहर में होगी। ये फ़ैसला हो चुका है। अब यहाँ देखिए सबसे जो है दिल दहला देने वाला जो वाक़या था इस हादसे में, वो है एक ही फैमिली के 18 लोगों की मौत। ये सबसे जो है जी, दिल दहला देने वाला, यकीनन जो है जो देख रहा है उसकी आंखें अश्बार हो रही हैं। जो देख रहा है वो जो है सदमे में है कि एक फैमिली, एक शख्स, उसके बेटी, बेटा, उसकी आसिफ बीवी। नाम के जी रामनगर के रहने वाले आसिफ है। जी आसिफ के घर के जो है वालिद, उनके ससुर, सास जी और बिल्कुल। उनका साला और फिर उस साले की अहलिया, जी और वह अहलिया खुद की आसिफ की अहलिया और उसके हाँ, बच्चे, उनके बच्चे जो है बच्चे इस बिल्कुल वाक़े में जाँ बहक हुए। जहाँ यकीनन बाग हुए हैं। वो मनाजिर हम देख रहे थे। जी कल रात में भी हम वो मनाजिर देखे जिस तरीके से वो जो जी हादसा पेश होने से कबल जी जिस तरीके की बातचीत उन्होंने अपनी अहलिया से की थी, फिर वो तमाम जो रिकॉल वो जी याद कर रहे थे, याद याद कर रहे करके थे रो रहे बिल्कुल। थे। उन्होंने भी अपील की थी हुकूमत तेलंगाना से कि उन्हें जो आखिरी तजहीज़ व तदफीन के मामलात है जी उसकी अंजाम दही के लिए उन्हें सऊदी अरब जाने में मदद करे, इस मदद तरीके की की जाए। दरख्वास्त जी उन्होंने भी की थी। जी बिल्कुल, देखिए अब फ़िलहाल तो जो है अज़हरुद्दीन वहाँ पे पहुँच गए हैं, जो हमारे रियासत तेलंगाना के जो है अक़लियती उमूर के वज़ीर हैं। तो अक़लियती उमूर के वज़ीर को एमआईएम के एक एमएलए के साथ, माजिद हुसैन के साथ जो है मदीना भेजा गया है। वो पहुँच चुके हैं। अब ये लोग वहाँ कौंसलेट और सऊदी हुक्काम के साथ इनकी किस नौइयत की बातचीत होती है और क्या जो है फ़ैसला वहाँ पे होता है, उस बेस पे शायद हुकूमत ये फ़ैसला करे कि वो महलूकीन के जो है अहल खाना, उनकी फ़ैमिली के मेंबरों को भी वहाँ ले जाया जाए, ताकि अब देखिए जैसे कि आसिफ हुसैन हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि मुझे वहाँ जाने में मदद दी जाए ताकि मैं अपनी मौजूदगी में अपने इन प्यारों की जो है तदफीन के अमल में जो है मौजूद रहूँ मैं वहाँ। तो ये मोहम्मद आसिफ जो है ये बार बार ये मुतालबा कर रहे हैं। तो मोहम्मद आसिफ के अलावा
और भी बहुत सारे लोग, जितने मतलब एक लोग वहाँ पे जाम बहक हुए हैं, उनके रिश्तेदार भी बार बार ये कह रहे हैं कि उनको वहाँ पे जो है ले जाया जाए। वहाँ पे जो है वो देखना चाहते हैं कि तजवीज़ व तकफ़ीन का जो है अमल कैसे अंजाम पाता है, वो अपनी आँखों के सामने अपने प्यारों की तस्वीर। अब देखिए ये हादसा हो गया है, जो लोग जो है दुनिया से गए वो वापस तो आने वाले नहीं हैं, और फिर सुपुर्द जो है लहद कम से जी कम अपने अजीज़ों कम को, से अपने कम जो प्यारों है को जो है अपने जी हाथों से कर दें। इस तरीके की ख्वाहिशात के साथ जी बिल्कुल लवाहकीन जो है मुसलसिल जी हुकूमत से इस बात की मांग कर रहे हैं कि उनकी मदद की जाए, जैसा कि आपने कहा। और कल जो है महकमे अक़लियती बहबूद मुतहरिक हो गया था, और जहाँ तक कुछ और भी बहुत सारी इत्तलात मौसूल हुए हैं जी कि एक मतलब कंट्रोल रूम कायम किया गया था इस जी खुसूस में, सेक्रेटेरिएट में सेक्रेटरीट में भी कायम जी किया गया था, और हज हाउस की जो बिल्डिंग है उसमें भी जो हुक्काम है वो जी सरगर्म हो गए थे। काफ़ी सरगर्मी के साथ ये तमाम चीज़ों का जायज़ा ले रहे थे। और जैसा कि आपने कहा कि वज़ीर अक़लियती बहबूद मोहम्मद जी अज़हरुद्दीन है वो, और रुकन असम्बली नामपल्ली माजिद हुसैन दो फौरी तौर पर रवाना हुए हैं। उन लोगों ने भी जी कुछ तस्वीर भी निकल कर सामने जी आए बिल्कुल अज़हरुद्दीन के सऊदी अरब में भी जी पहुंचने के, और यहाँ पर भी लवाहकिन से मुलाकात के कुछ तस्वीर निकल कर सामने आई जी थी। बिल्कुल। देखिए कांग्रेस के और भी लीडर्स, ख़ास तौर पे ये रामनगर का जो वाक़या है, ये रामनगर के जो एक ही फैमिली के 18 लोगों की जो मौत हुई है, उनके घर वालों से मिलने के लिए गुज़िश्ता रोज़ हम देख रहे थे, बल्कि पूरी रात जो है लोगों का तांता लगा हुआ था। और फिर ख़ुद जो है कांग्रेस हुकूमत के कायदीन, मुख्तलिफ़ कायदीन, कारपोरेटर्स भी उसमें शामिल थे, और एमएलएज़ भी उसमें शामिल थे, और सदर प्रदेश कांग्रेस खुद जो है वहाँ पे गए थे उनको पुरसा देने के लिए, ताज़ियत के लिए, वहाँ पे उनके रिश्तेदारों को पुरसा देने के लिए वो रामनगर पहुँचे। ये विद्यानगर का इलाका है ये हैदराबाद में। तो बहरहाल ये एक बहुत बड़ा सानहा पेश आया है। यकीनन जो है आज भी पूरा शहर जो है सानहे में मक़बूल नज़र आता है, मग़मूम नज़र आता है। और लोग जो है इस सानहे के बाद बहुत ज़्यादा जो है लोग सवाल भी करने लगे हैं सिक्योरिटी सेफ्टी के हवाले से। लेकिन देखिए आमतौर पे जो है अब हादसे का क्या मामला है, हादसे तो हो जाते हैं, तो हादसे हो जाते हैं, लेकिन फिर भी जो है इस सिलसिले में हुकूमतें ख़ास तौर पे जो है सऊदी अरब में, देखिए ये मसरूफ़ तरीन शायरा है सऊदी अरब की, मक्का से मदीना जाने वाली जो शायरा है, और मुसलसल दुनिया भर के जो ज़ायरीन वहाँ पे आते हैं, दुनिया भर के जो उम्रे के मकसद से लोग आते हैं। हज का तो इंतज़ाम बहुत ख़ास तौर पे किया जाता है वहाँ पे सऊदी अरब में, लेकिन उम्रे के लिए जो लोग आते हैं, यकीनन आप देखिए तादाद के बारे में कहा जा रहा है कि हर दिन 20 से 25 लाख लोग जो है उम्रे के लिए पहुँच रहे हैं। मामूली बात नहीं है, इतनी बड़ी तादाद और में उसमें लोग से आ रहे अक्सरियत हैं। जो है जी 90% जो है जी वो उम्रे की अदाई के बाद जी रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु जी अलैहि वसल्लम पर वो हाज़िरी देते हैं, जी और ज़ियारत मुक़द्दसा से वो जी जो है बिल्कुल। मुशर्रफ होते हैं वो। बेशक बेशक। तो तादाद बढ़ती जा रही है मुसलसल, हर साल हम देख रहे हैं कि उम्रा करने वालों की और जो है हज करने वालों की तादाद में इजाफ़ा ही होता जा रहा है। अगर हज पे वहाँ की हुकूमत जो है लिमिट ना लगाती, हाजियों के लिए, जो आज़मीन हज के लिए अगर वो लिमिट ना लगाती, तो शायद करोड़ों में चली जाती। जी तो ये बहरहाल जो है एक दुनिया भर का जो है मुक़द्दस तरीन मकाम है। तो यहाँ हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि वहाँ जाए, वहाँ हाज़िरी दे, मक्का का तवाफ़ करे, उम्रा करे, फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पे जो है हाज़िरी दे, वहाँ पे अपना सलाम पेश करने की जो है हर मुसलमान की तड़प होती है। तो बहरहाल जो है लोग बहुत बड़ी तादाद में जा रहे हैं। तो इस सिलसिले में भी हमारी जो है हुकूमत जो है वहाँ पे उनके हुक्काम से बात करेगी सिक्योरिटी के हवाले से, और जो है किस तरह से जो है अगर खुदा ना रोड खास्ता। सेफ्टी का जी मामला तो खा वो जी सऊदी अरब हो, खा वो हिंदुस्तान जी हो, या दुनिया का कोई भी जी तरक्की याफ्ता मुल्क हो, तमाम जगह पे रोड सेफ्टी के जो जी इंतजाम है उसे उन्हें मौसूर बनाने की शदीद जी ज़रूरत है। बिल्कुल क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि इस तरीके के वाक़यात, हादसात में जो है वो मतलब बेकसूर मासूम लोग उसमें जी मारे जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि गलती ड्राइवर की ड्राइवर की होती है,
खा जी वो टैंकर, वो डीजल जी टैंकर चलाने वाला ड्राइवर हो या फिर ये आजमीन को या मुतामरीन को ले जाने वाला ड्राइवर हो, ये दोनों में से किसी ना कुछ चूक हुई है। जी तो ये बिल्कुल चूक का जो खमियाजा है वो आप देखिए, एक घर के 18 लोग जो है वो जी जाँ बहक हुए, इसमें जहाँ मासूम भागवा बच्चे भी है। छोटे तो छोटे बच्चे हैं, 2 साल 1 साल। पर क्या गुजर रही होगी जब बिल्कुल उसकी बीवी फौत हो गई, उसके बच्चे फौत हो गए, बिल्कुल शहीद हो गए, जाँ बहक हो गए, सास ससुरे मर गए, साला। जी तो खैर जो भी है, तो ये रोड सेफ्टी का जो मसला है वो रोड सेफ्टी के मामले में थोड़ी सी शहरी इंतज़ामिया जो है, कहाँ कहीं किसी भी मुल्क का शहरी इंतज़ामिया हो, ये उसे चौकस और चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। देखिए, एक बात, अहम बात जो हम हमेशा सुनते आए हैं, आपने भी सुनी होगी कि वहाँ पे जो मतलब सऊदी अरब के हम बात कर रहे हैं अगर, या फिर जो है दीगर अरब मुल्कों की बात कर रहे हैं, तो ये बार बार ये कहा जाता है कि स्पीड बहुत ही ख़तरनाक होती है। जी 150 तो मतलब ये कि हज़ार किलोमीटर की स्पीड, मतलब अगर 1000 किलोमीटर का सफ़र वो बस में कर रहे हैं या मोटर कारों में कर रहे हैं, तो वो 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे में अगर पहुंच रहे हैं, तो आप अंदाज़ा लगाइए उनकी स्पीड क्या है। एक सभी का कहना है कि 150 से नीचे लोग बस चलाते ही नहीं हैं। तो स्पीड भी बहुत बड़ा जो है, बहुत बड़ी वजह बनती है इस तरह के हादसा की। अब हमने भी देखा अभी तेलंगाना में आंध्रा जाने वाली बस में जो हादसा हुआ था, जी उसके बारे में भी जो है यही कहा गया था कि बस बहुत तेज़ रफ्तार थी, ड्राइवर बर वक्त ये देख नहीं पाया कि सामने एक बाइक पड़ी है, और वो कंट्रोल इतनी हाई स्पीड में वो ना ब्रेक लगा सकता है ना गाड़ी को मोड़ दे सकता है। तो बहरहाल जो है, अब यहाँ अब वक्त आ गया है कि हम सड़क पे चलने वाली गाड़ियों की स्पीड पे भी नज़र रखें जी और स्पीड को कम से कम किया जाए। देखिए, 2 घंटे लेट पहुँचेंगे आप, लेकिन सेफ़ तो पहुँचेंगे। तो इस सेफ्टी बहुत अहम है, इस सिलसिले में भी काम करने की ज़रूरत है। यकीनन काम करने की ज़रूरत जी है। जैसा कि हमने कहा कि रोड सेफ्टी के जो मामलात हैं, जी किसी भी मुल्क के हो, हिंदुस्तान के हो या किसी भी मुल्क में हो, वहाँ की जो शहरी इंतज़ामिया है, शहरी इंतज़ामिया को रोड सेफ्टी के सारे मामलात पर अपनी तवज्जो मरकूज़ करनी चाहिए, ताकि आम जो मासूम शहरी हैं उनके जान व माल की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। नाज़रीन, बंगाल में इस स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इलेक्ट्रोल रोल का जो है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है, SIR जो है, उसका आगाज़ हो चुका है। और जो है ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन बंगाल में मसनवी जहानत के निज़ाम को इस्तेमाल करेगा, ताकि जो मतलब एक से ज़ायद किसी के अगर वोट हैं, या फिर मुख्तलिफ़ मकामात पर अगर किसी के वोट है, या फिर फेक वोटर्स हैं, उनकी निशानदेही के लिए मसनवी जहानत यानि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल इलेक्शन कमीशन SIR जो बंगाल में चल रहा है उसके लिए इस्तेमाल करेगा। जी सज्जाद साहब। ये देखिए, बंगाल में जो SIR हो रहा है, वहाँ की अपोजिशन जमातें इस SIR की सख्ती से जो है मुखालिफत कर रही हैं। ममता बनर्जी भी, देखिए, उन्होंने असम्बली में SIR के ख़िलाफ़ जो है कानून भी पास किया था कि हम SIR को कबूल नहीं करेंगे। जी उसके बावजूद जो है सख्ती से SIR इम्प्लीमेंट किया गया जी बंगाल में और दीगर रियासतों में, तकरीबन 12 रियासतों में। 9 रियासतों में तो दूसरे मरहले का जी SIR शुरू हुआ है। बिल्कुल सेकंड फेज में। तो इस SIR की वजह से ख़ास तौर पे हम देख रहे हैं कि तमिलनाडु में, केरल में और मगरबी बंगाल में तशवीश पाई जाती है वहाँ की केरला हुकूमत का तो कल हमने खबर में। हमारे नाजरीन के सामने भी पेश जी की थी कि भाई एक BLO जो है, जी बूथ लेवल ऑफिसर जो है, वो उसने ये SIR के मुताल्लिक SIR कराने के लिए जो इसरार किया गया था इलेक्शन कमीशन की जानिब से, वो दबाव में आकर उसने खुदकशी कर ली है। जी सर। जी बिल्कुल। देखिए, तो ये मतलब है कि एक तो प्रेशर, जो मतलब है कि जो लोग काम कर रहे हैं SIR का, इलेक्शन कमीशन ने जिसको काम तफवीज़ किया। देखिए, आमतौर पे होता ये है कि इलेक्शन के जो भी काम होते हैं सरकारी इदारों पे उसका बोझ डाल दिया जाता है। सरकारी जितने भी एम्प्लॉइज़ होते हैं उनको, सारे एम्प्लॉइज़ को जो है काम पे लगा दिया जाता है। तो अब SIR के काम पे भी एम्प्लॉइज़ को लगाया गया है। देखिए, BOL ने वहाँ के जो है जो बूथ लेवल अफसर ने जो ख़ुदकुशी की थी केरला के, उसने ये शिकायत की थी ख़ुदकुशी से पहले कि उससे बहुत काम लिया जा रहा है, बहुत आयत किया जा रहा है। और जब एक उनको जो है एक फॉर्म दे दिया गया है
भरने के लिए, सारी जो है डेटा इकट्ठा करने के लिए, तो डेटा इकट्ठा करने के बावजूद उनसे जो है ये कहा जाता है कि इस फॉर्म में खामियां हैं, इसको फिर से सही तरीके से जो है इसको बनाओ, फिर से आप सर्वे करो। तो उसने कहा कि बहुत प्रेशर हम पे डाला जा रहा है और ऐसा मालूम होता है कि उनका कोई मकसद है जिसके तहत वो जो है हमसे काम लेना चाहते हैं, लेकिन वो उस मकसद को खुल के हमसे बोल नहीं पा रहे हैं। तो बहरहाल जो भी मकसद हो, जो भी मकासद हो, अब बंगाल में जो है जैसा कि आपने कहा कि जो है इलेक्शन कमीशन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है इस्तेमाल करके जो मर चुके हैं, देखिए मसला यही है कि ये कहते हैं कि जो मर चुके हैं उनके वोट डिलीट किए जाएंगे और जो फर्जी वोट हैं वो डिलीट किए जाएंगे, लेकिन यहाँ बिहार में सवाल यही तो पैदा हुआ था। बिहार में ये कहा गया था कि आपने जो है 7 लाख वोट डिलीट कर दिए, 70 लाख वोट डिलीट कर दिए, 5 लाख वोट इंक्लूड कर दिए। डिलीट क्यों किए इसका कोई सबूत नहीं है, वजह नहीं बताई गई है, और इंक्लूड क्यों किए गए 5 लाख वोट, इसकी भी वजह नहीं बताई गई है। तो ये सिचुएशन बंगाल में भी आ रही है। तो बहरहाल ममता बनर्जी ने तो खुल के कहा था कि हम SIR की जो है ना तो सपोर्ट करेंगे ना ही जो है इसकी हिमायत करेंगे। उसके बावजूद AI की मदद से वहाँ पे SIR करवाने का जो इलेक्शन कमीशन की ज़िद है, वो आप देखिए वो लोग तो कर रहे हैं अपना काम जी। उन्होंने तो साफ तौर पे कह दिया है कि कोई आए ना आए, कोई जो है डेटा दे ना दे, कोई अपलोड करे ना करे, कोई कुछ करे ना करे, हमारा काम जारी रहेगा, हमको जो करना है करेंगे। तो बहरहाल ये टकराव की सूरत हाल बंगाल में पैदा हो गई है और ममता बनर्जी जो है इस मामले पे बहुत ज़्यादा जो है नाराज़ और बहुत ज़्यादा बरहम नज़र आ रही हैं। उन्होंने तो दो टोक अंदाज में कहा है कि इलेक्शन कमीशन जो काम कर रहा है उससे जानिबदारी की बू आ रही है। जी, यकीनन इलेक्शन कमीशन के काम में से जानिबदारी की बू आ रही है, एक चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये है कि जब ये कहा जा रहा है कि आप इलेक्शन कमीशन को ये चाहिए कि देखिए ममता बनर्जी जो है तो तृणमूल कांग्रेस वेस्ट मगरबी बंगाल की हुक्मरान जमात है, और फिर हुक्मरानी चलो मतलब एक 5 साल पहले अगर हुकूमत बनी है तो फिर वो नावाकिफ़ है रियासती वो जो मतलब रियासती हालात से वो वाकिफ़ नहीं है, इस तरह का एक जवाब आप पेश कर सकते हैं। मगर मगरबी बंगाल में पिछले 30 साल लगभग 30 सालों से ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस की हुकूमत है, ममता बनर्जी खुद चीफ मिनिस्टर बनी हुए हैं। तो आप सबसे पहले इलेक्शन कमीशन को चाहिए था कि रियासती हुकूमत को आप कॉन्फिडेंस में ले, भरोसा दिलाए, एतमाद जीते उनका। उसके बाद अगर आप ये कह रहे हैं कि भाई ये मतलब SIR जो करवा रहे हैं वो रियासत के मफाद में, रियासत के अवाम के मफाद में, तब ममता बनर्जी ये सोच सकती थी, शायद हो सकता था कि मुमकिन था आप रियासती इंतजामिया को मतलब एतमाद में लिए बगैर आप डायरेक्ट वहां पर अगर गए तो आपके पास कुछ ना कुछ आपकी नीयत में खोट है, इस तरीके के शुक्र शुबात पैदा हो सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल पैदा हो सकते हैं। देखिए बज़िद होना ये जो है बड़ा ख़तरनाक अमल है। इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से रिजिड है और जिस तरीके का उसका रवैया है, जारहाना रवैया है इलेक्शन कमीशन का। आपको याद होगा कि जब बिहार में SIR हो रहा था तो राहुल गांधी ने वोट चोरी के नाम पे बहुत सारा डेटा जो है मीडिया के सामने फराहम किया था। तो उसके जवाब में इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये धमकी देते हैं कि 7 दिन के अंदर जो है राहुल गांधी को हमें सबूत फराहम करने होंगे, वरना जो है कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा, माफ़ी मांगनी होगी। बहरहाल माफ़ी मांगनी होगी वगैरह, इस तरह की धमकियां जो दी जा रही हैं। देखिए इलेक्शन कमीशन जो है एक आईनी इदारा है और इलेक्शन कमीशन अगर जो है अपनी आईनी फ़राइज़ की अंजाम दही में जानिबदारी का मुजाहरा करता है, सबसे बड़ी बात यह है कि ये मुल्क जो है दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है और इस मुल्क में आज भी जमहूरियत मजबूत है। लेकिन जिस जमहूरियत की जो है पासदारी करने के लिए जिस इदारे को कायम किया गया है, वही इदारा अगर यहाँ पे इस तरह के जो है सिचुएशन पैदा करता है, इस तरह के हालात पैदा करता है, इस तरह की मनमानी मनमर्जी करने की कोशिश करता है, तो ये तशवीशनाक बात है। यकीनन नाज़रीन, ये तशवीशनाक बात इसलिए भी है क्योंकि जैसा कि मैंने कहा अपनी बात के इब्तिदा में कि भाई ममता बनर्जी जो है वो रियासत की चीफ मिनिस्टर है। अगर चीफ मिनिस्टर की बात अगर आप चीफ मिनिस्टर को भरोसे में लिए बगैर और उसी की रियासत में अगर आप SIR करा रहे हैं और ज़िद के साथ करा रहे हैं और ये मतलब उन्हें ये
इस रुझान के साथ और ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें कोई नहीं रोक सकता, हम यहाँ पर कराएंगे, तो फिर ये यकीनन जो है इलेक्शन कमीशन की हठधर्मी है। इस तरीके के रवैये के बजाय जिन जिन रियासतों में SIR कराने के लिए मंसूबा बना रही है इलेक्शन कमीशन, तो वो चाहिए कि वो वहाँ के रियासती इंतज़ामिया को अब अपने कॉन्फिडेंस में ले, भरोसे में ले, उनका यकीन जीते, उनका एतबार जीते। फिर देखिए अब रियासती इंतज़ामिया खुद जो है वो इलेक्शन कमीशन के साथ खड़ा दिखाई देगा। ये बिल्कुल यकीनन। देखिए, जब वे आप एक आइनी इदारा हैं, आपके फ़राइज़ हैं, आपकी ज़िम्मेदारी है, इलेक्शन को शफ़ाफ़ बनाना आपकी ज़िम्मेदारी है, तो फिर रियासती हुकूमत को अपने एतमाद में लेना भी आपकी ज़िम्मेदारी है। आप जो है बीजेपी मतलब है कि गैर बीजेपी वाली रियासतों में वहाँ की हुकूमतों को एतमाद में लेने के बजाय आप उनसे दूर भागने की कोशिश करेंगे, या फिर जबरन आप जो है काम मुसल्लत करने की कोशिश करेंगे, या फिर धमकियाँ देने की कोशिश करेंगे, या फिर आप कहेंगे कि आपको माफ़ी मांगनी होगी। इस मुल्क की जो है पार्लियामेंट के, लोकसभा के अपोजिशन लीडर से आप कह रहे हैं कि आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी, तो ये जो है ये तरीक़ा नहीं होता है, और ये बात इलेक्शन कमीशन को भी समझनी होगी। देखिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार और राहुल गांधी, ये दोनों के दरमियान में जो है पिछले 2-3 महीनों से हम मुसलसिल लफ्जी झड़पों का जो है नज़ारा करते आए हैं। राहुल गांधी ने कुछ कहा तो उसके जवाब में फिर ज्ञानेश कुमार ने कुछ कहा, मगर ज्ञानेश कुमार ने वो बात कभी नहीं कही जो इल्ज़ामात अगर राहुल गांधी लगा रहे हैं, तो उन इल्ज़ामात की नफ़ी जो है या फिर उसको मुस्तरद करना या फिर उसका जवाब देने का काम ज्ञानेश कुमार ने नहीं किया है। हम हैसियत इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को ये कहते हुए सुने कि वो भी जो इलेक्शन कमीशन जो भी कदम उठा रहा है वो दुरुस्त है। जब इलेक्शन कमीशन को इस बात का यकीन है कि उसके उठाए हुए इक़दाम दुरुस्त हैं, तो फिर इस बात का क्यों यकीन नहीं है कि अगर आपके दुरुस्त इक़दाम पर जो है वो रियासती इंतज़ामिया आपका साथ देगा? बिल्कुल बिल्कुल। ये जो है आपको याद होगा कि जब बिहार में SIR चल रहा था, तो उस वक्त राहुल गांधी ने बहुत सारे जो है वोट चोरी के सबूत पेश किए थे। कर्नाटक के थे, उन्होंने महाराष्ट्र से और दीगर रियासतों से उन्होंने सबूत इकट्ठे किए थे और कहा था कि ये यहाँ पे हो रहा है। उसके जवाब में जो है इलेक्शन कमीशन को चाहिए था कि वो ये कहता कि हम इस सिलसिले में जो है जांच करेंगे, और वो ये भी कहता कि हम कोशिश करेंगे कि सारे मामला जो है दुरुस्त हों। उसके बजाय वो जो है अना का मसला बना के जो है मैदान में कूद गए थे ज्ञानेश्वर, जैसा कि अभी आपने कहा। तो आज भी हम देख रहे हैं कि बंगाल की बात हो या फिर जो है दीगर रियासतों की बात हो, तो हम देख रहे हैं कि फिर से इलेक्शन कमीशन का रवैया वही हो गया है, जारहियत वाला, हठधर्मी वाला, अनापरस्ती वाला, मन मर्जी वाला। ये जो रवैया हो गया है, इस रवैये के बारे में गुज़िश्ता रोज़ खरगे ने भी जो है आशंका जताई थी, मतलब एक तशवीश का इजहार किया था। उन्होंने बाज़ाब्ता जो है तमाम अपने जो है वहाँ के जो आला, मतलब कांग्रेस के जो पार्टी के आला ओहदेदार हैं, उनसे मीटिंग की थी उन्होंने, सेक्रेटरी से और जो है प्रेसिडेंट से और कांग्रेस कमेटी के जो है वर्कर्स से, सभी से, अहम लोगों से, की प्लेयर से कांग्रेस के उन्होंने मीटिंग की थी गुज़िश्ता रोज़, और ये कहा था कि जो है ये जो SIR हो रहा है और इलेक्शन कमीशन ये SIR करने में किस तरह की जो है इक़दाम कर रहा है, इस सारी चीज़ों पे नज़र रखने की उन्होंने हिदायत दी थी। अगर SIR मतलब ये कि अगर इलेक्शन कमीशन गलत नहीं होता, अगर वो फेयर होता, अगर वो ईमानदार होता, अगर वो दयानतदार होता, तो फिर ये सब कुछ करने की ज़रूरत क्यों पेश आती? यकीनन सब करने की ज़रूरत पेश नहीं आती। और फिर राहुल गांधी का जवाब जो है वो बीजेपी के तर्जुमान, बीजेपी लीडरान जो है वो दे रहे हैं, ये इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती। शफाफियत के साथ इलेक्शन कमीशन खुद जो है वो मंजर आम पर आता और फिर अपनी बात को रखता और अपने सबूत शवाहिद जो है वो पेश करता और राहुल गांधी के जानिब से लगाए गए इल्ज़ामात को मुस्तरद कर देता। आसाम का जिक्र हम यहाँ पे करेंगे। नाज़रीन, आपको बता दें 2026 जो है वो आसाम में इंतखाबात का साल होगा। 2026 में इंतखाबात है और इंतखाबात के जैसे पेश नज़र जैसे जैसा रियासत आसाम इंतखाबात के करीब बढ़ रही है, वैसे वैसे इलेक्शन कमीशन ने वहाँ पर भी जो है स्पेशल रिवीजन ऑफ इट्स इलेक्टोरल रोल्स का जो है वो
उसका ऐलान किया है उसका। कैसे वक्त में आसाम में इंतखाबात है और ये ऐलान किया जा रिवीजन जरा बिहार में हुआ, बिहार के वैसी सूरत हाल जो है आसाम में भी बनाने की इलेक्शन कमीशन पर फिर इस किस्म के इल्ज़ामात को भी इलेक्शन कमीशन को सामना करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, देखिए मार्च में आसाम में इलेक्शन होंगे, जी मियाद के हवाले से अगर हम बात करें, और इलेक्शन कमीशन ये दावा कर रहा है कि 10 फरवरी को हम फाइनल लिस्ट जारी कर देंगे। तो इसका मतलब पहले से कुछ काम कर चुके हैं, कुछ काम किया जा चुका है बिल्कुल पहले से। देखिए सज्जा साहब, अगर 10 फरवरी तक इलेक्टोरल रोल रिवीजन कंप्लीट कर दिया जाने का बात की जा रही है, तो फिर ये समझा जा सकता है कि खामोशी में कुछ काम हुआ है और जिस तरीके के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं वो इल्ज़ामात में कहीं ना कहीं फिर सच्चाई दिखाई देती है। सज्जा साहब जी बिल्कुल, देखिए बिहार में जब SIR हुआ था, जैसा कि आपने कहा, बल्कि सभी जानते हैं कि 70 लाख वोटर के नाम काटे गए थे, तो उस वक्त भी अपोजिशन जमातों ने कहा था कि जो है इन 70 लाख लोगों को जो आपने महरूम कर दिया है, ठीक है आप कह रहे हैं कुछ का इंतकाल हो गया, कुछ मुंतकिल हो गए, कुछ नकल मकानी कर गए, ये सब आपकी बात सही है, लेकिन 70 लाख में क्या पूरे के पूरे जो है मर गए हैं? क्या पूरे के पूरे नकल मकानी कर गए हैं? क्या पूरे के पूरे जो है वहाँ से, देखिए इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि उन्होंने अपने जो है दुरुस्त कागजात सबमिट नहीं किए, तो उनका कहना है कि सैकड़ों गांव आज भी ऐसे हैं जो हर साल सैलाब की जद में आते हैं, सैकड़ों नहीं बल्कि लाखों गांव बिहार में, उनके पास कोई कागज़ नहीं होता और वो कागज़ दिखा भी नहीं सकते आपको। और फिर एक चीज़ जो सारे लोगों के पास आज मौजूद होती है, जैसे आधार कार्ड का नाम लिया जाता है, उसको आपने जो है काबिल कबूल नहीं समझा, बल्कि हम ये कहेंगे कि दरक़ौर इतना नहीं समझा आपने। तो इतना सब कुछ आप जो है करने के बाद 70 लाख लोगों के नाम निकाल दिए, तो 70 लाख लोगों को आपने वोट से महरूम कर दिया। तो इसके जवाब में इलेक्शन कमीशन का चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ये दावा था, ये कहना था कि ठीक है हम उनको एक मौका देंगे रिवीजन के लिए, उनको एक मौका देंगे। तो एक मौका कब देंगे? इलेक्शन होने के बाद। मतलब इलेक्शन में आपने 70 लाख लोगों को वोट देने से महरूम कर दिया। अब आप कह रहे हैं कि ठीक है गलतियां हुई होंगी, अगर गलतियां हुई हैं, कुछ लोगों के नाम गलती से कट गए हैं, तो हम उनको दोबारा एक मौका देंगे। अब दोबारा मौका देंगे, अब वो लोग जो है अपने वोटर लिस्ट के लिए भाग दौड़ करेंगे वगैरह वगैरह। अब हुकूमत तो बन सुप्रीम कोर्ट ने भी इस खुसूस में आधार कार्ड को जो है ऑथेंटिक तस्दीक शुदा दस्तावेज तस्लीम करने के अहकामात हुक्म दिया है इलेक्शन कमीशन। जी बिल्कुल, देखिए सवाल यही उठाया था राहुल गांधी ने, हर शोबे ज़िंदगी में आधार कार्ड लाजमी करार दिया जाता है। आप स्कूल में एडमिशन के लिए बच्चे को ले जाते हैं, आधार कार्ड चाहिए। आप पासपोर्ट के लिए जाते हैं, आधार कार्ड चाहिए। आप किसी राशन के लिए जाते हैं तो आपको आधार कार्ड चाहिए। आप राशन कार्ड बनाने के लिए जाते हैं तो आपको आधार कार्ड चाहिए। टिकट अगर आप बुक कराते हैं अपना ट्रेन का, प्लेन का या फिर बस का, तो उसके लिए आधार कार्ड दरकार है। तो हर चीज़ के लिए जब आधार कार्ड दरकार है, आधार कार्ड का लुज़ूम कर दिया गया है, इसको एक आइडेंटिटी के तौर पे देखा जा रहा है, तो फिर इलेक्शन की वोटर लिस्ट में अपना नाम एनरोल कराने के लिए आधार कार्ड को क्यों जो है लाजमी नहीं किया गया? ये सवाल तो था। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट की बात समझ में आई। सुप्रीम कोर्ट ने जो है फिर अहकाम जारी किए कि आधार को भी शामिल करो, तो फिर उन्होंने आधार को शामिल किया है। और अब देखिए आसाम में, बंगाल में किस नौइयत की जो है SIR होता है, ये बड़ा जो है देखने वाली बात हो। आसाम में तो देखिए आसाम की सूरत हाल मुख्तलिफ है बंगाल से और बिहार से भी मुख्तलिफ है। एक मामले में आसाम और बिहार में जो है हालात एक जैसे हैं सैलाब के हवाले से। कई मुकामात आसाम में भी ऐसे हैं जहाँ पे पानी है, बाढ़ सैलाब आने की वजह से कई गांव जो है अजला जो है वो पानी में बह जाते हैं, फिर वहाँ की ज़िंदगियाँ जो है दोबारा आबाद होती है। और फिर दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारे जब से हेमंता बिस्वास ने रियासत आसाम की बागडोर अपने हाथ में ली है, तब से मुख्तलिफ़ तरीक़ों से वहाँ पे रहने वाले अक़लियतों को, ख़ास तौर पे मुसलमानों को हिरासा और परेशान करने का सिलसिला जारी है। कभी मदरसों की इन्हदामी कार्रवाइयाँ हैं, कहीं मकानात की इन्हदामी कार्रवाइयाँ हैं, कहीं मसाजिद को मुनज़्ज़म करने के मामलात हैं। तो इस तरीक़े के मामलात जो है वो वहाँ पे पेश आ रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में
जिन लोगों को मतलब जो लोग गांव जो जहां पर मतलब नदी के किनारे जो लोग बसे हुए थे, गोपाल गोलपारा है और ऐसे बहुत सारे मुकामात, मैं नाम भूल रहा हूँ, वो मुकामात में जहाँ पे हालिया दिनों में इनेदामी कार्रवाइयाँ हुए जी और वहाँ पे घरों को मुनहदिम कर दिया गया। जी तो फिर वो लोग अपने दस्तावेजात किस तरीके से बताएंगे, किस तरीके से पेश करेंगे, जी अपनी शहरियत को साबित करने के लिए, अपने राय दहिंदे होने को साबित करने के लिए वो कैसे किस तरह क्या क्या इस्तेमाल करेंगे, किस चीज़ का? बिल्कुल बिल्कुल, एक बहुत बड़ा सवाल। देखिए, आपको याद होगा शाहीन बाग में जो तहरीक चली थी, जी तो उस तहरीक का नारा था कि हम कागज़ नहीं दिखाएंगे। जी ये बुनियादी नारा था उस तहरीक का कि कागज़ नहीं दिखाएंगे। उस तहरीक, असल में वो तहरीक चली थी मज़हब की बुनियाद पे कोई कानून बनाने के ख़िलाफ़। जी मज़हब की बुनियाद पे सीएए का कानून बनाया गया था, तो ये तहरीक चली थी और तहरीक का जो सबसे मकबूल नारा था, कागज़ नहीं दिखाएंगे। जी अब देखिए, अलमिया ये हो गया है कि ठीक है, कागज़ नहीं दिखाएंगे, तो हुकूमत ने एनआरसी तो जो है नाफिज नहीं किया, लेकिन एनआरसी जैसे जो है बिलवास्ता काम शुरू कर दिए गए हैं। गैर मौलाना जी एनआरसी ही बिल्कुल, एसआईआर को एनआरसी, कहा जा रहा है कि जी बिल्कुल, एक तस्दीक और ऐलान के जी बगैर जो है एनआरसी का काम बीजेपी जी हुकूमत कर रही है पूरे जी हिंदुस्तान भर में। इस तरीके के इल्जामात का सामना भी जी बिल्कुल, हुकूमत को करना पड़ रहा है और आलाकार के तौर पे जो है जी वो बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल किया जा रहा है। जी बिल्कुल। देखिए, इस एसआईआर को लेके ख़ास तौर पे जो है जनूबी रियासतों में कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा जो है लोग परेशान हैं, खौफज़दा हैं। देखिए, आज आपको वोट से महरूम किया जाएगा, फिर आगे आपको हो सकता है नौकरियों से महरूम किया जाए, फिर आगे ये भी किया जाए। मतलब एक ही टारगेट करके आप जो है इस तरह का अपने ही मुल्क के शहरियों के ख़िलाफ़ इस तरह की दुश्मनी नहीं कर सकते, जो कि की जा रही है। तो बहरहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि आसाम में जिस तरह की भयानक जानिबदारी देखने में आई है अब तक की, हम अगर रिकॉर्ड देखें बसु शर्मा की हुकूमत का, तो वहाँ पे जिस तरीके से कभी बंगाल, कभी बंगाली, कभी जो है कोई और जो है बहाना करके जिस तरीके से आसाम में रहने वाले अक़लियतों, रहने वाली अक़लियतों का जीना हराम किया गया है। देखिए, जब वाज़े तौर पे एक कानून है आपके पास कि 71 से पहले जो लोग यहाँ पे आ गए थे, या 71 की जो है सिचुएशन में जो वहाँ पे बहरानी कैफियत पैदा हो गई थी, उस सिचुएशन में जो लोग आ गए थे, बांग्लादेश की सरहद से लगे इलाके हैं, चाहे वो आसाम हो चाहे बंगाल हो, ये सरहद से लगे इलाके हैं, वहाँ से जो लोग आ गए थे उनको जो है हिंदुस्तानी शहरी मान लिया गया था और उस वक्त से ही लोग यहाँ पे आबाद हैं। आज उनके जो है गड़े मुर्दे खोदे जा रहे हैं, उनसे सवाल किए जा रहे हैं, उनकी शहरियत मांगी जा रही है, उनसे सर्टिफिकेट मांगे जा रहे हैं, उनको बर्थ सर्टिफिकेट देने को कहा जा रहा है। तो ये जो सूरत हाल पैदा हुई है, मतलब सीधे मानों में आप जो है एक टारगेट कर रहे हो एक अक़लियत को। 1971 की जहां तक बात है जी सज्जाद साहब, उन पहले से ये कानून है जी आसाम में, जी पहले से ये कानून है कि 1971 से कबल जो लोग यहाँ पर आ गए जी जी तो उन्हें मुस्तस्ना करार दिया गया है जी और वो मतलब हिंदुस्तानी शहरी उन्हें तस्लीम कर लिया गया था। जी सिर्फ उन लोगों को जो बांग्लादेश से, वो सूरत हाल में बांग्लादेश की जब क़याम बांग्लादेश का जब काम चल रहा था, जी तो क़याम बांग्लादेश के वक्त जो सूरत हाल पैदा हुई थी, तो उन हालात में जो भी लोग यहाँ पर बांग्लादेश छोड़कर आए हैं उन्हें तस्लीम कर लेने के अहकामात मरकजी हुकूमत की जानिब से दिए गए थे। बिल्कुल बिल्कुल मगर ये एनडीए गवर्नमेंट ख़ास तौर पे नरेंद्र मोदी के ज़ेर क़यादत मरकजी हुकूमत जो है वो इस तरीके के तमाम हालात को जो कांग्रेस ने अपने पिछले 70 साल दौरे हुकूमत में किए, मिल बांट कर शीरो शकर की तरह रखने का जो बांग्लादेशियों को और आसामियों को काम उन्होंने किया था, उसमें अब ये इसमें खलल महसूस, मतलब उन्हें तकलीफ़ नज़र आई और फिर ये अहकामात नए सिरे से वहाँ पर शुरू हुए, कार्रवाइयाँ शुरू हुई। ताज्जुब की बात यह है कि आसाम की वोटर लिस्ट में डाउटफुल वोटर भी होता है, मालूम है आपको सज्जाद साहब? ये जी डाउटफुल वोटर भी आसाम की डाउटफुल वोटर लिस्ट में होता है, उसमें जी डी वोटर कहते हैं उसको। जी बिल्कुल डी वोटर है वो, तो वोटर लिस्ट में तो नाम होता है उसका, जी मगर वो वोट डालने का अहल नहीं होता। अहल नहीं होता। इस तरीके की सूरत हाल वहाँ पर आसाम में मुसलमानों के साथ की जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए, इससे पहले ये भी खबर आई थी कि वहाँ पे जो मतलब एक है जो एनआरआई वहाँ पे रियासती हुकूमत ने करवाया था दुश्मनी के बेस पे, उसमें भी बहुत सारे लोगों के साथ फहरिस्त में डी का जो है वर्ड इस्तेमाल किया गया था, डाउटफुल सिटीज़न के हवाले से।
तो उस वक्त भी वहाँ के मुसलमानों ने बहुत एहतजाज किया था। बहुत ये लड़ाई बहुत लंबी चली, अदालती कशाकश का भी जो है मामला रहा, सब कुछ रहा। लेकिन अब फिर जो है वहाँ पे एक नया जो है सिलसिला शुरू हो गया है। अब देखिए इलेक्शन से पहले 21 ये देखिए साफ तौर पे कहा था राहुल गांधी ने कि असम में बीजेपी हार रही है। बसपा शर्मा ने कोई काम नहीं किया सिवाय नफरत फैलाने के। असम में बीजेपी हार रही है और हमारी हुकूमत आएगी तो बसपा शर्मा जेल में होगा, ये राहुल गांधी ने खुल के कहा था। तो अब वो जो है अब ऐसा मतलब है कि ऐसा मालूम होता है कि ऐसा जो है मामला किया जा रहा है कि वहाँ पे असम में बीजेपी की हुकूमत कायम रहे जी। और बीजेपी को शिकस्त का सामना ना करना पड़े। शिकस्त का सामना ना करना पड़े। और फिर दूसरी चीज़ ये कि वक़ार का मामला, हर रियासत में इलेक्शन जीतना जो है, बीजेपी वक़ार का मामला बना चुके हैं, नरेंद्र मोदी अमित शाह वक़ार का मामला बना चुके हैं। और जब वक़ार का मामला ये बन गया है तो फिर उसको जीतने के लिए किसी भी हद तक कर गुजरना जो है, कुछ भी काम है कर गुजरने के लिए जो मतलब सत्ता के जो इक़्तिदार के भूखे हैं वो कर गुजरने से गुरेज नहीं करते। सज्जाद साहब, 2015 में एक वाक़या पेश आया था, आपको याद होगा, ठीक। ग्रेटर नोएडा का एक वाक़या था 2015 में। बहुत ही उस वाक़े से मतलब सड़कों पर मुसलमान उतर आए थे। मैं आपको याद दिला दूँ, अखलाक का वाक़या पेश आया था, मॉब लिंचिंग का, जो हालांकि उससे कबल भी बहुत सारे मॉब लिंचिंग के वाक़यात रोनुमा हुए थे गाय के गोश्त को लेकर मुख्तलिफ हवालों से, मगर अखलाक का जो मामला है वो मामला जो है बिल्कुल अलग नवीयत का था। घर के फ्रिज में रखे हुए गोश्त को गाय का गोश्त कहकर घर में घुसकर अखलाक को इस कदर पीटा गया था, हुजूमी तशद्दुद का निशाना बनाया गया था कि मौके पर उसकी मौत हो गई थी। तो उसी के जो कातिल हैं उन्हें अब योगी आदित्यनाथ हुकूमत जो है वो रिहा मतलब बाइज्जत बरी करने के मंसूबा साजी कर रही है। इस पर जो है अपोजिशन हो या फिर दीगर सियासी जमातें हो, मजहबी जमातें हो, उत्तर प्रदेश की खामोशी इख्तियार किए हुए, इसकी वजह क्या हो सकती है? जी बिल्कुल, देखिए ये एक सबसे बड़ा मामला है। इससे पहले आपको याद होगा कि गुजरात में इलेक्शन हुए थे तो बिल्किस बानो रेप केस में, मर्डर केस में, इज्तिमाई कत्ल के केस में जो लोग जो है जेल में बंद थे उनको अचानक जो है रिहा कर दिया गया था, आपको याद होगा। और उनकी जो है गुलपोशी भी की गई थी उनको अचानक जो है मतलब एक ऐसा बताया गया था, हीरो बताने की कोशिश की गई थी। फिर गुजरात का इलेक्शन होता है तो अब क्या ये भी जो है इलेक्शन स्टंट तो नहीं है? देखिए एक बात तो साफ है कि ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि संघ परिवार का आदमी अगर कुछ भी करता है तो उसके लिए कोई जो है सज़ा नहीं है। ऐसा मालूम होता है कि योगी पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं उनको रिहा करा के। तो बहरहाल जो है बहुत ही दर्दनाक वाक़या था अखलाक अहमद का। मॉब लिंचिंग की जो है इससे बदतरीन मिसाल नहीं मिल सकती कि घर में घुस के जो है महज इस बुनियाद पे मारा गया, इस शुबे पे के उनके घर के फ्रिज में जो है गोश्त है, बड़े का गोश्त है, लेकिन बाद में जांच में ये मालूम हुआ कि वो बकरे का गोश्त था। और घर में घुस के फ्रिज देखना, मारना, और उसके एक बूढ़े शख्स की जो बुखार में था, बीमार था, उसको इतना पिटा गया घर से बाहर ला के कि उसकी मौत हो गई। तो ये वज़ीर-ए-आज़म मोदी के इक़्तिदार में आने के बाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मॉब लिंचिंग का वाक़या था जिसने इस मुल्क की चूल्हे हिला के रख दी थी। पूरे इंडिया में जो है एक तशवीश और एक गुस्से की लहर पैदा हो गई थी। यकीनन वह अफसोसनाक वाक़या 2015 का था, क्योंकि हमें इशारा भी मिल गया अपने को, हमें अपनी बात को अख्तिताम करना है, ख़त्म करना है। तो दो अहम खबरें हैं, सरसरी तौर पर मैं उसका जिक्र कर दूँ। मनरेगा के तहत 27 लाख वर्कर्स को एक माह में ख़त्म किया गया है। मनरेगा के तहत जो लोग काम करते हैं उन्हें रोज़गार के हवाले से उन्हें रोज़गार मिलता है, ख़ासतौर पर देही इलाकों में। ये
जो स्कीम है मनमोहन सिंह की स्कीम थी, इस पर पहले अपने पार्लिमानी इजलास में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बहुत लानतान की थी। उसके बावजूद जो है अब तक वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत मनरेगा को लेकर चल रही थी। मनरेगा के तहत देही गुर्बत जो है, देही रोज़गार फराहम करने का एक बेहतरीन ज़रिया था, मगर अब एक माह में 27 लाख मनरेगा वर्कर्स को ख़त्म कर दिया गया है। इसको कांग्रेस ने कहा है कि देही रोज़गार के हुकूक जो मतलब देही गुर्बत है, उन्हें रोज़गार के हुकूक से महरूम करना है। इस इक़दाम को कांग्रेस ने करार दिया। और एक ख़बर ये है कि आज़म खान और उनके बेटे अब्दुल्ला सोहेल, हालांकि हालिया दिनों में पिछले असम्बली बिहार के इंतखाबात के दौरान में जो है आज़म खान रिहा हुए थे, जेल से रिहा हुए थे, मगर उन्हें फिर दोबारा दोहरा पैन कार्ड मामला जो एक रुकने असम्बली है, उनकी शिकायत पर यह मुकदमा दर्ज किया गया था। और इस मामले में आज़म खान और उनके बेटे अब्दुल्ला सोहेल आज़म खान को जेल फिर जाना पड़ेगा। 7 साल जेल की सज़ा सुनाई गई है। तो नाज़रीन, अब वक्त हो चला है सियासत टीवी के दीगर प्रोग्रामों से आप जुड़े रहें। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में अरसाल करें। और सियासत टीवी की सारी टीम को अब दे इजाज़त। खुदा हाफिज़। खुदा